हेलो एवरीवन, आई एम संजय पांडे। सबसे पहले तो वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 11 की इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि भास्कर सर के लिए एक बार आप जोरदार क्लैप कर दीजिए और डिटेल में क्या टॉपिक है, क्या है, वो सब भास्कर सर ही आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो एक बार क्लैप कर दीजिए। थैंक यू सर, प्लीज। Thanks to introduce me, sir. I am here to just teach you the 11th class poetry. On today, I am just going to teach you the Darkening Thrush poem. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डार्कनिंग थ्रश पोएम मैं आपको हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए, और इसको मैं मीनिंग के साथ आपको पढ़ाऊंगा और एक यूनिक वे में पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। होता क्या है कि जब हम इंग्लिश में पोएम को डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ इंडियन लड़के होते हैं जो थोड़े कमजोर से होते हैं, जिनके वोकैब बहुत अच्छी नहीं होती है और इसको बहुत अच्छे से गेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनके लिए आज पढ़ा रहा हूँ स्पेशली। और हर टाइप का स्टूडेंट यदि एक बार मेरी पोएम पढ़ने के स्टाइल को अडॉप्ट कर लेगा तो उसे पूरी पोएम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप बने रहिएगा इस वीडियो में। और डार्कनिंग थ्रश पोएम की बहुत ही ज्यादा खास बात है कि जब इसे राइट किया गया था तो बड़े ही ग्लूमी वे में इसे राइट किया गया था, और बाद में एक जो वर्ड है डार्कनिंग थ्रश नाम से, तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो थ्रश वर्ड है ये क्या है, ये बर्ड को डिनोट करता है। और इसके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से जो है, जो राइटर है यानी जो पोएट है वो भी इन्फ्लुएंस होता है और उसके अंदर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है। और उसके बाद उसने इस पोएम को जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में लिखा है। ये आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि आप अपनी ग्लूमी डेज में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं इस पोएम की तरफ। स्टूडेंट्स, डार्कनिंग थ्रश पोएम लिखी गई थी थॉमस हार्डी के द्वारा और इसे ओरिजिनली टाइटल किया गया था बाय द सेंचुरीज डेथबेड के नाम से, और इसे पब्लिश किया गया था 29 दिसंबर 1900 को। इट मींस 1900 सेंचुरी के एंड में। और इसे जो पब्लिश करने वाला न्यूज़पेपर था उसका नाम था ग्राफिक। इसे दोबारा से पब्लिश किया गया था नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डार्कनिंग थ्रश पोएम के जो राइटर है थॉमस हार्डी, वो बेनेवोलेंट गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि ये डार्विनवाद की थ्योरी से जो है पूरी तरह से प्रभावित थे। थॉमस हार्डी अपने टाइम के बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस पोएम की, डार्कनिंग थ्रश की। जो डार्कनिंग थ्रश पोएम है ये उस समय लिखी गई थी राइटर के द्वारा जब दिसंबर मंथ था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ध्यान रखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब दिसंबर मंथ होता है तो होता क्या है सिचुएशन, चारों ही तरफ बस आइस होती है और हर एक चीज़ आपको मोनोटोनस सी लगेगी। इंडिया में यदि ये होता है तो हम इसे बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि थोड़े समय के लिए होता है, बट वहाँ पर जो पूरा एटमॉस्फेयर है बड़ा ग्लूमी टाइप का हो जाता है। और इस वजह से पोइट भी बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी फील करता है और उसके बाद उसने इस पोएम को राइट किया और बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस वे में इसने इसको राइट कर दिया। बट उसने उसी समय एक थ्रश नाम की बर्ड की वॉइस को सुना और उसके बाद उस बर्ड की वजह से इसका एटीट्यूड चेंज होना स्टार्ट होता है और फिर ये उस बर्ड की वजह से पॉजिटिव एटीट्यूड में जाने लगता है और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को इसने अपनी पोएम में राइट किया है। तो ये पोएम बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली है कि आप अपने ग्लूमी डेज में भी कैसे पॉजिटिव वे में जी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। स्टूडेंट्स, अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको वर्ड मीनिंग्स भी मैं दिखा दूं। Obfuscate, desolate, eye of day, tangled, vine stems, strings, mankind, night। इन सभी की मीनिंग क्या है इसे मैंने हिंदी में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। Obfuscate का मतलब होता है लकड़ियों का गेट, desolate का मतलब होता है उजड़ा हुआ, eye of day का मतलब होता है सूरज, tangled का मतलब होता है उलझा हुआ, vine stems का मतलब होता है लताएं, strings का मतलब होता है तार या डोरी, mankind का मतलब होता है मानव या मानवता, और night का मतलब होता है आसपास। So students, let's start the poem. The Darkling Thrush. I leant upon a coppice gate when frost was spectral grey, and winter's dregs made desolate the weakening eye of day. The tangled vine stems scored the sky like strings of broken lyres, and all mankind that hunted nigh had sought their household fires. Students, मैं इसे हिंदी में अब डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। I leant upon a coppice gate when frost was spectral grey. इसका मतलब है कि मैं झुका हुआ था लकड़ी वाले गेट पर जब ठंड भयानक राक्षस की तरह थी। अब इसका मतलब समझिएगा, जो फ्रॉस्ट होती है उस समय जो अगल बगल का एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फॉग से भरा हुआ होता है, तो ज़्यादा डार्कनेस होती है। इस वजह से जो है पोएट ने यहाँ पर स्पेक्ट्रल ग्रे वर्ड से इसे डिनोट किया है, जिसका मतलब होता है भयानक राक्षस की तरह काला। नेक्स्ट लाइन है,
and winter's dregs made desolate the weakening eye of day. स्टूडेंट्स यहाँ पर weakening eye of day का मतलब होता है सन, और winter's dregs का मतलब होता है जो विंटर में बहुत सारी स्नो होती है वो चारों तरफ फैली होती है, और इस वजह से जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो डिसोलेट था। डिसोलेट का मतलब उजड़ा हुआ सा था। तो इस पूरी लाइन की मीनिंग होगी कि विंटर्स के ड्रेग्स ने दिन को कमजोर करने वाला उजड़ा हुआ सा बना दिया था, यानी विंटर्स के ड्रेग्स ने उजड़ा हुआ सा दिन बना दिया था जो कमजोर था, कमजोर यानी बिना धूप वाला था। नेक्स्ट लाइन से द टैंगल्ड बाइन स्टेम्स स्कोर्ड द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लियर्स। स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं लियर्स, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें जो आप स्ट्रिंग्स देख रहे हैं इन्हीं की बात हो रही है। अब चलते हैं पोएम की लाइंस की ओर। द टैंगल्ड बाइन स्टेम्स स्कोर्ड द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लियर्स। अब इसका मतलब हो जाता है कि जो आपस में उलझी हुई लताएं हैं वह आसमान की ओर जा रही थी, अब वे कैसे लग रही हैं? टूटी हुई लियर्स की डोरियों की तरह। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो डेड हो चुके हैं, अब उनकी स्टेम्स ऊपर की ओर न जाकर के स्काई की ओर वे वहीं पर ठहर गई हैं, और वे ऐसे लग रही हैं जैसे लियर्स की टूटी हुई डोरियां हो। नेक्स्ट, एंड ऑल मैनकाइंड दैट हंटेड नाई हैड सॉट देयर हाउसहोल्ड फायर्स। और पूरी मानवता यानी पूरे लोग जो इसका शिकार हुए थे आसपास, उन्हें ढूंढा गया। हैड सॉट यानी उन्हें ढूंढा गया, देयर हाउसहोल्ड फायर्स यानी उनके अपने घरों में आग के पास। स्टूडेंट्स अब हम इस पैराग्राफ की मीनिंग की ओर चलते हैं। तो मीनिंग है फीचर्स, कॉर्प्स, आउटलेंट, क्रिप्ट, डेथ लैमेंट, एंसेंट, श्रंकेन, फॉरवर्डलेस। फीचर्स का मतलब होगा दशा, कॉर्प्स का मतलब है लाश, आउटलैंड का मतलब है जमीन पर पड़ा, क्रिप्ट का मतलब है चट्टान, डेथ लैमेंट का मतलब है मृत्यु पर रोना, एंसेंट का मतलब है पुरानी, श्रंकेन का मतलब है कम हो जाना या सिकुड़ जाना, फॉरवर्डलेस का मतलब है निराशा से भरी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ है The land's sharp features seemed to be the century's corpse outline, his crypt the cloudy canopy, the wind his death lament, the ancient pulse of germ and birth was shrunken hard and dry, and every spirit upon earth seemed fervorless as I. जब यह पोएम लिखी जा रही थी तब 19th सेंचुरी एंड हो रही थी, और इस पोएम को लास्ट दिसंबर में लिखा गया था। तो पोएट ने यहाँ पर सेंचुरी को एज अ कॉर्प्स थिंक किया है, और उसके बाद इसका कंपैरिजन कैसे करता है ये आप देखिएगा। The land sharp features seemed to be the century's corpse outline, यानी जो लैंड है उस समय की उसके जो शार्प फीचर्स यानी जो तीखी दशा है वह लग रही है पोएट को द सेंचुरीज कॉर्प्स आउटलाइन, जैसे कि सेंचुरी की लाश पड़ी हुई हो, एंड हिज क्रिप्ट द क्लाउडी कैनोपी द विंड इट्स डेथ लेमेंट। जो चट्टाने हैं वे उसकी कब्र है, और जो क्लाउड है वे उसके कैनोपी है यानी ढकने वाली चीजें हैं, जैसे कब्रों को जिससे ढका जाता है। और जो विंड है वह मृत्यु पर रोने वाले ध्वनि की तरह है, आवाज की तरह है या विलाप की तरह है। यदि आप ध्यान से समझे तो यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर कई लोग मिलकर के महिलाएं रोती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मृत्यु का विलाप यानी मृत्यु में रोना। और यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि जो हवा है वह कैसी है, मृत्यु पर विलाप की तरह लग रही है यानी मृत्यु पर रोने के समान लग रही है। और नेक्स्ट लाइन से द एंसेंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ वाज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई। और यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया गया है कि पुरानी पल्स यानी धड़कने जीवों की और उनके जन्म लेने की प्रक्रिया ये पूरी तरह से सिकुड़ गई है, और ये सभी के सभी हार्ड हो गए हैं और सूख गए हैं यानी लीन हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन है एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ, और हर प्रकार का जीव जो इस धरती पर है, सीम्ड फॉरवर्डलेस एज आई, वह मुझे प्रतीत होता है, फॉरवर्डलेस यानी निराश, एज आई यानी मेरी तरह, वह मुझे प्रतीत होता है यानी मुझे लगता है मेरी तरह पूरी तरह निराश। वर्ड मीनिंग्स की ओर आप थोड़ा अपना अटेंशन दें। ब्लेक, ट्विग्स, इवन सॉन्ग, इलिमिटेड, फ्रेल, गॉन्ट, बेरफल्ड और प्लम। इनकी मीनिंग हिंदी में आपको बता दे रहा हूं। ब्लेक यानी उदास, ट्विग्स यानी टहनी, इवन सॉन्ग यानी शाम की पूजा का गीत, इलिमिटेड यानी अनलिमिटेड यानी अनंत, फ्रेल यानी दुर्बल, गॉन्ट यानी छिड़िया कमजोर, बेरफल्ड यानी बिखरे हुए, प्लम यानी पंख। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ। At once a voice arose among the bleak twigs overhead in a full-hearted even song of joy illimited. An aged thrush, frail, gaunt, and small, in blast beruffled plum, had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom. Students, first two lines. At once a voice arose among the bleak twigs overhead. पोएट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि उसके सर के ऊपर की उदास टहनियों से
अचानक से एक आवाज उठी, और अब वो आवाज कैसी है इस पर आप ध्यान दें। इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय लिमिटेड, जो आवाज उठी थी वह थी पूरे हृदय से गाई गई शाम के गीत की तरह, जो भरी हुई थी अनंत आनंद से। इवन सॉन्ग का मतलब होता है क्रिश्चियनों में गाए जाने वाले शाम को चर्चों में गाने को हम इवन सॉन्ग बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन है एन एज थ्रश फ्रेल गॉन्ट एंड स्मॉल इन ब्लास्ट ब्यूटीफुल प्लम। वह जो वॉइस थी वह एक थ्रश बर्ड की थी, जो कैसी थी? फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या हो जाता है? लीन। लीन का मतलब दुबला पतला। गॉन्ट का मतलब क्या हो जाता है? वीक। वीक यानी कमजोर। एंड स्मॉल यानी छोटी। इन ब्लास्ट बी रफल्ड प्लम यानी बिखरे हुए पंखों में। प्लम का मतलब पंख होता है और बिरफल्ड का मतलब बिखरे हुए। तो ये दशा बताई गई है गाना गाने वाली उस चिड़िया की, जो कैसी है? एज्ड है यानी ज्यादा उम्र की है, दुर्बल है, छीड़ है और बिखरे हुए पंखों में है। नेक्स्ट, हैड चोजन दस टू फ्लिंग हिज सोल, जिसने चूज किया है। फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब ये होता है यदि आप पत्थर घुमाकर मारते हैं तो उसे हम फ्लिंग करते हैं, और उसी वर्ड, उसके वर्ड मीनिंग को यदि आप यहां पर लें तो यहां पर लिखा गया है हैड चोजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, जिसने चूज किया है अपनी आत्मा को उछालना यानी अपनी खुशी को उछालना, एक्सप्रेस करना अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, इस बढ़ती हुई उदासी पर। तो बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड है इस बर्ड का। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग्स की ओर। कैरोलिंग्स का मतलब हो जाता है तराना, यानी गाने को जिस सुर में गाया जाता है उसे तराना बोलते हैं। एक्सटैटिक का मतलब हो जाता है मन को लुभाने वाला। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो जाता है लौकिक या दुनियावी। अफार और नाई का मतलब हो जाता है दूर या पास। ट्रेम्बल्ड का मतलब हो जाता है कांपते हुए। वेयर ऑफ का मतलब होता है जो। अनअवेयर का मतलब हो जाता है अनजान। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। यू मस्ट हैव टू पे योर अटेंशन। So little cause of carolings of such ecstatic sound was written on terrestrial things, afar or nigh around, that I could think there trembled through his happy good night air some blessed hope whereof he knew and I was unaware. Carolings का मतलब होता है गाने का सुर या तराना। पोएट यहाँ पर बोलता है कि छोटा सा रीजन है इस तराने के लिए, जो कैसा है तराना? ऑफ सच एक्सटैटिक साउंड, जो पूरी तरह मन को मोह लेने वाला है। वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स, और जो लिखा गया है अगल बगल की दुनिया पर जो इस समय पूरी तरह उदास है। अफार और नाई अराउंड, जो हमारे आसपास है। दैट आई कुड थिंक देयर ट्रेम्बल्ड थ्रू हिज हैप्पी गुड नाइट एयर, जिसे मैं सोच सकता था कांपते हुए उसकी खुशी भरी रातों में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हिज हैप्पी गुड नाइट ईयर, यानी जो बर्ड है वह खुश है, बट ये पोएट खुश नहीं हो पा रहा, तो इसलिए इसने बोला कि हिज हैप्पी गुड नाइट ईयर। और पूरी लाइन फिर से एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूं कि दैट आई कुड थिंक देयर ट्रेम्बल्ड थ्रू हिज हैप्पी गुड नाइट ईयर। इसका मतलब हो गया कि जिसके बारे में मैं सोच सकता था कांपते हुए उसकी खुशी भरी रातों में। सम ब्लेस्ड होप, कुछ तो आशीर्वाद वाली आशा है। वेयर ऑफ ही न्यू, जिसे वह जानती है। एंड आई वॉज अनअवेयर, और जिसे मैं अनजान था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बर्ड है, थ्रश बर्ड है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया गया है कि बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग ग्लूम कंडीशन में भी वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और वह इलिमिटेड जॉय से भरी हुई सिंग कर रही है वॉइस को। ये बड़ी बात होती है। जो पोएट ने उसकी आवाज को सुना तो वह भी क्या हुआ? इलिमिटेड जॉय से भरने लगा। और उसके बाद उसने यहाँ पर लिखा क्या कि दैट आई कुड थिंक देयर ट्रेम्बल थ्रू हिज हैप्पी गुड नाइट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं भी सोच सकता था कांपते हुए उसकी खुशी भरी रातों में। इट मींस क्या कि अब पोएट ने भी उसके साथ एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है। सो इट्स ऑल अबाउट द डार्कलिंग थ्रश पोएम। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दिस स्टूडेंट्स, दैट यू शुड नेवर गिव अप। आपको कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा ग्लूमी कंडीशंस में भी आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंडीशन चाहे जैसी हो, आपका मूड आपके ऊपर है कि आप कंडीशन को कैसे लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने ग्लूमी डेज में भी आप उदास मत होइएगा। आप अपने आप को इस डार्कलिंग थ्रश पोएम के बेस पर एनर्जेटिक बनाए रखिएगा, पॉजिटिव वे में। So students, goodbye. I hope that you liked the poem. And students, here my personal request to you, please share and subscribe my channel. Thank you.